कावासाकी डिजीज के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो डिजीज है ना, ये आपकी वस्कुलर डिजीज होती है। ये डिजीज आपकी कौन सी डिजीज है? आपकी एक तरह की वस्कुलर डिजीज होती है। और ये डिजीज आपके बच्चों के अंदर होती है। किधर होती है? आपके एक तरह के बच्चों के अंदर होती है, यानी कि आपने कहना चिल्ड्रन के अंदर ये होती है। ठीक है। और दूसरी बात जो आपने कावासाकी डिजीज के अंदर आपने याद रखनी है वो ये है कि कावासाकी डिजीज जो है, इस ये आपका, इसको आप इस तरह याद कर लें कि फॉर एग्जांपल आप, कावासाकी आपने बाइक का नाम सुना होगा, ठीक हो गया। अगर आप इस तरह बाइक को मेंशन करेंगे ना तो आपको ये याद रह जाएगी पूरी की पूरी डिजीज है। देखें कि फॉर एग्जांपल आप कावासाकी बाइक के ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक हो गया। और उसके बाद आप उसको जनाब फुल गर्मी में पाकिस्तान में जनाब चला रहे हैं, ठीक है। और आपने उसके ऊपर कोई तकरीबन 300 400 300 किलोमीटर के राउंड अबाउट आपने सफर तय करना है, ठीक है। और उसके बाद आपके हाथों और आपके पाँव पाँव के अंदर आपके किसी तरह के कोई शूज नहीं, और हाथों के ऊपर किसी तरह कोई ग्लव्स वगैरह इस तरह का कोई सीन नहीं है, ठीक है। तो अब मुझे ये बताएं कि और आपने किसी तरह का कोई हेलमेट भी नहीं पहना हुआ, ठीक है। आप इस तरह समझें, दोबारा मैं बता रहा हूँ कि जैसा कि एक कावासाकी बाइक है, उसके ऊपर आप बैठे हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद जनाब ये बाइक के ऊपर जैसे आप बैठे हैं, तो उसके बाद आप ये बाइक चला रहे हैं, आपने सफ़र काफ़ी ज़्यादा तय करना है, ठीक है। आपने अपने हाथों के ऊपर किसी तरह के और पाँव के ऊपर किसी तरह के कवर नहीं किया हुआ, ना हाथों और ना पाँव को, ठीक है। और उसके बाद जनाब आप बहुत स्पीड से ये बाइक चला रहे हैं। मुझे अब आपने ये बताना है कि कावासाकी डिजीज़ के अंदर अगर एक बंदा इतनी देर तक वो सफ़र तय कर रहा हो और उसके बाद उसने हाथों और पाँव के ऊपर कोई चीज़ ना यानी कि हाथों और पाँव को कवर ना किया हो, तो क्या उसके हाथ और पाँव के ऊपर रैश बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? फॉर एग्जांपल, जब वो बंदा बाइक चला कर आएगा वो क्या कहेगा, यार मेरे तो हाथों और पाँव के ऊपर रैश ही बहुत ज्यादा बन चुके हैं, ठीक है। और दूसरी बात सुने कि फॉर एग्जांपल जो बंदा इतना लंबा सफर तय करेगा, तो उसकी जो आंखें हैं वो तो जना मिट्टी से मुकम्मल तौर पर उसकी आंखों में मिट्टी जाएगी, और जिसकी वजह से उसकी आंखें भी इन्वॉल्व हो सकती हैं, ठीक हो गया। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो है वो आपने इस तरह देखना है कि इसके अंदर आपकी जो लिप्स होंगे वो भी इन्वॉल्व होंगे, इसके अंदर जो बच्चा होता है उसके टंग भी इन्वॉल्व होती है। उसके बाद आपने ये कहना है कि इसका एक तरह का लेम्फोडिनोपैथी हो जाता है। और जो बंदा इतना सफर तय करेगा तो उसको थकावट हो जाएगी, और थकावट होकर उसको बुखार भी हो सकता है। तो ये जो मैं अभी एग्जांपल ले रहा हूँ, जो अभी मैंने एग्जांपल ली है वो किस हिसाब से कही है? ये मैंने एग्जांपल जो है वो इस हिसाब से कही है कि ये जनाब आपकी क्या एक तरह की मतलब के कावासाकी डिजीज का ये हिसाब होता है कि एक तरह का एक कावासाकी बाइक है, उसको जनाब एक बंदा चला रहा है, ठीक होगा। बंदा चला रहा है तो वो काफी लंबा जब सफर तय करेगा तो सिंपल सी बात, उसके हाथ और पाँव के ऊपर रैश बन जाएंगे। उसके बाद उस बंदे को बुखार भी हो सकता है, लेम्फोडिनोपैथी उसकी हो सकती है, उसकी जो टांग भी इन्वॉल्व हो सकती है, आंखें जो हैं वो भी जनाब इसके अंदर इन्वॉल्व होंगी। तो हम इसके अंदर देखते हैं कि इसके अंदर सिम्टम्स होते हैं कौन कौन से हैं। ये एक बहुत ही ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट डिजीज है जी। इसके अंदर क्वेश्चन लाजमी आता होता है। तो अभी आपने ये बातें अपने माइंड में रखनी है कि जो जनाब आपका कावासाकी डिजीज होती है, ये जनाब आपकी वस्कुलर डिजीज होती है, बच्चों के अंदर ये होती है। और उसके बाद आपने ये कहना है, अगर उम्र लेस देन 5 इयर्स हो, लेस देन 5 इयर्स एज हो, ठीक हो गया। लेस देन 5 इयर्स जो है वो जनाब आपकी एज हो, नंबर वन। और उसके बाद आपको दूसरी बात का पता होना चाहिए कि हाँ जी जनाब, ये बंदे को बुखार हो 5 दिन से ज्यादा, और 5 डेज से ज्यादा, एक तरह का क्या हो, एक तरह का एंड फीवर मोर देन फीवर मोर देन 5 डेज, यानी कि इस बंदे को 5 दिन से ज्यादा का एक तरह का बुखार हो। अगर आपके पास एक बच्चा आता है जिसकी उम्र 5 साल से कम है, और उसके माँ बाप कहते हैं कि हाँ जी मेरे बेटे को 5 दिन से बहुत ज्यादा तेज बुखार है, और बुखार भी उसको 104 तक को, ठीक हो गया। तो आपने क्या कहना है कि एक तरह का, जब ये कह रहा हूँ कि उसको एक तरह का 104 तक बुखार हो, और उसके बाद और क्या हो, उसको जनाब उसकी आईज इन्वॉल्व हुई हो, जैसा कि मैंने कहा कि एक बंदा बाइक चला रहा है तो उसकी क्या होंगी, आईज इन्वॉल्व होंगी। तो जो इसके अंदर आईज उसकी इन्वॉल्व होंगी उसको हम कहते होते हैं बाइलेटरल कंजक्टिवाइटिस। क्या कहेंगे? एक तरह का बाइलेटरल कंजक्टिवाइटिस। आईज की जब कंजक्टिवा की इन्फ्लामेशन हो जाएगी, जिसको हम कहेंगे बाइलेटरल पेनलेस कंजक्टिवाइटिस। इसके अंदर पेन नहीं होती, बाइलेटरल पेनलेस कंजक्टिवाइटिस हो जाता है जी।
ठीक होगा, पेनलेस कंजक्टिवाइटिस। उसके बाद आगे क्या होगा, आगे आपने ये कहना है कि हाँ जी उस बच्चा जो होगा उसके अंदर जनाब एक तरह का क्या होगा, एक तरह के रैशेस बने होंगे। ठीक होगा, तो आपने कहना है पॉलीमार्फस रैश, पॉलीमार्फ रैश। और ये जो रैश होते हैं ये ज्यादा ट्रंक के ऊपर होते हैं, हाथों और पाँव के ऊपर होते हैं। ठीक होगा, आपने कहना है ट्रंक के ऊपर होंगे। ठीक है, उसके बाद आपने कहना है हैंड्स के ऊपर होंगे। उसके बाद आपने कहना है फीट के ऊपर होंगे। ठीक है जी। अब देखें, फिर आप जैसे ही आपकी एक तरह की आई से आए, आई से जनाब आपने आना है माउथ के अंदर। माउथ की आपने बात करनी है कि हाँ जी जनाब इसके अंदर क्या होता है, स्ट्रॉबेरी कलर टंग होती है। कैसी टंग होती है, स्ट्रॉबेरी टंग होती है, स्ट्रॉबेरी टंग होती है, स्ट्रॉबेरी टंग होती है। उसके बाद आपने कहना है कि जो लिप्स होते हैं इसके अंदर चैप्ड लिप्स होते हैं। कैसे लिप्स होते हैं, एक तरह के चैप्ड लिप्स होते हैं, ड्राई रेड चैप्ड लिप्स, ड्राई रेड चैप्ड लिप्स। आपने कहना ड्राई रेड चैप्ड लिप्स होते हैं। ठीक हो गया, ये आपने बात कर दी। उसके बाद आप माउथ के अंदर आप आते हैं जनाब एक तरह का सर्वाइकल रीजन पर, यानी कि अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ ही आ जाएं, सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले आपकी क्या इन्वॉल्व होंगी, आपकी आईज इन्वॉल्व होंगी, जिसकी वजह से आप इस तरह याद कर सकते हो कि इसको कंजक्टिवाइटिस हो गया। फिर आप आ जाते हैं जनाब आपका एक तरह का लिप्स के ऊपर, जिसको हम कहते हैं चैप्ड लिप्स हो गए। फिर हम आते हैं टंग के अंदर, टंग का मतलब है कि जनाब इसका स्ट्रॉबेरी टंग हो गई। फिर आपने आना है कि जनाब टंग से, यानी कि अब आप आ जाते हैं सर्वाइकल रीजन पर। तो सर्वाइकल रीजन जो सर्विकल रीजन होता है वो माउथ से नीचे की तरफ होता है। तो आपने क्या कहना है, यानी कि एक तरह का सर्वाइकल लिम्फोडिनोपैथी हो जाएगी। क्या होगा, एक तरह का सर्वाइकल यूनिलेटरल ये होगा, ये क्या होगा, यूनिलेटरल सर्वाइकल लिम्फोडिनोपैथी। ये आपने याद करना है, यूनिलेटरल सर्वाइकल लिम्फोडिनोपैथी। ठीक है, लिम्फोडिनोपैथी, ये आपने याद रखना है। और उसके बाद आपने जो नेक्स्ट चीज याद रखनी है वो क्या है, आपने कहना है कि हाँ जी जनाब इसके अंदर आपका एक तरह का आपकी बॉडी के ऊपर रैश है। ये मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था। ठीक हो गया। और दूसरा इसके अंदर क्या इन्वॉल्व हो सकता है, ऐसी कौन सी चीजें होती हैं जो कि जनाब और भी इन्वॉल्व हो सकती हैं। वो जो आपकी चीजें और इन्वॉल्व होती हैं वो ये होती हैं कि अगर फॉर एग्जांपल ये आपका कावासाकी की डिजीज कंटिन्यूस रहे, अगर आप ट्रीट ना करें, तो इसकी वजह से जनाब आपकी हार्ट की इन्वॉल्वमेंट होती है, हार्ट इन्वॉल्व होता है। ठीक होगा, ये आपने याद करना है। तो अभी तक जो मैंने बताया, देखिए कावासाकी डिजीज जो होती है, सबसे पहले आपने कहना है कि ये वस्कुलर डिजीज है। ठीक हो गया, ये चिल्ड्रन के अंदर होती है, ये लेस देन 5 ईयर्स के अंदर होती है, और फीवर जो होता है वो तकरीबन 5 डेज से इसके अंदर ज्यादा होता है। मतलब आपने कहना है कि ये लेस देन 5 ईयर्स होती है। ठीक हो गया, उसके बाद फीवर जो होता है वो मोर देन 5 डेज के होता है। उसके बाद बाईलेटरल पेनलेस कंजक्टिवाइटिस होता है, बाईलेटरल पेनलेस कंजक्टिवाइटिस होता है। उसके बाद आपने कहना है कि हाँ जी इसके अंदर क्या होता है, पॉलीमार्फस रैश होते हैं, ट्रंक हैंड और फीट जो होते हैं वो ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद आपने कहना है स्ट्रॉबेरी कलर टंग हो जाती है, ड्राई एंड चैप्ड लिप्स हो जाते हैं। उसके बाद जनाब यूनिलेटरल सर्वाइकल लिम्फोडिनोपैथी हो जाती है। अगर ना हो तो फिर क्या होता है, एक तरह का हार्ट की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, और हार्ट की क्या इन्वॉल्वमेंट होती है वो हम देखेंगे। ठीक हो गया जी। कभी भी क्वेश्चन के अंदर ये बात की जाए 3 ईयर्स का बच्चा है, 4 ईयर का बच्चा है, उसके बाद ये बात की जाए उसको 5 दिन से ज्यादा बुखार है, उसके बाद कहा जाए बाईलेटरल कंजक्टिवाइटिस है, रैश जो है वो ज्यादातर बॉडी के ऊपर है, और उसके बाद जनाब ट्रंक के ऊपर है, मतलब कि, और फिर वो फीट और हैंड्स के ऊपर जा रहे हैं। उसके बाद स्ट्रॉबेरी कलर टंग है, यूनिलेटरल लिम्फोडिनोपैथी है। आपने कहना है कि ये क्या है, एक तरह की कावासाकी डिजीज है। ये आपने अपना कंफर्म रखना है। अब हम कावासाकी डिजीज जो होती है इसकी जनाब फेजेस होती हैं। अगर हम देखें कि कावासाकी डिजीज की क्या होती है, एक तरह की फेजेस। तो कावासाकी डिजीज की जो फेजेस होती हैं इसको हम कहते होते हैं अक्यूट फेज, सब अक्यूट फेज और क्रोनिक फेज। इसकी 3 फेजेस होती हैं। नंबर 1 अक्यूट फेज, नंबर 2 सब अक्यूट फेज, और नंबर 3 क्रोनिक फेज। क्या होती है, एक तरह की क्रोनिक फेज। ठीक हो गया, ये 3 फेजेस होती हैं। देखें अक्यूट फेज, सब अक्यूट फेज और क्रोनिक फेज, जो मैंने अभी बात की है कि ये 3 आपकी फेजेस होती हैं जो कि आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है, अक्यूट, सब अक्यूट, और नंबर 3 पर कौन सी होती है आपकी, क्रोनिक। ठीक है, अब देखें अक्यूट फेज के अंदर ये सारे वाले फीचर्स आते हैं जो अभी मैंने बताए हैं। अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा पूछे कि कावासाकी की अक्यूट फेज के अंदर कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं, आपने कहना है कि लेस देन 5 ईयर्स का बच्चा होगा, उसको 5 डेज से ज्यादा बुखार होगा, 104 पर होगा एक सिम्टम्स। आपने कहना इसके अंदर बाईलेटरल पेनलेस कंजक्टिवाइटिस होगा, आपने कहना पॉलीमार्फस रैश होंगी, आपने कहना स्ट्रॉबेरी टंग होगी, आपने कहना ड्राई चैप्ड लिप्स होंगे, आपने कहना यूनिलेटरल सर्वाइकल लिम्फोडेनोपैथी होगी, आपने कहना, हाँ बस ये जो 6 बातें मैंने की ना यहाँ तक,
यहाँ तक आपने कहना ये क्या एक तरह का अक्यूट फेज है। तो सब अक्यूट फेज कौन सी होती है, अब हम उसके अंदर देख लेते हैं। समझ आ गई ना, ये अक्यूट फेज होती है। अब हम आते हैं सब अक्यूट फेज के अंदर क्या होता है। सब अक्यूट फेज, तो देखें जी, जो आपकी सब अक्यूट फेज होती है इसके अंदर आप लोगों को पता होना चाहिए कि सब अक्यूट फेज जो है ये जनाब आपका एक तरह का तब शुरू होती है जब आपका फीवर जो होता है वो एक तरह का मतलब कि खत्म होने लगता है। एक पहले तो 104 तक बच्चे बच्चे को फीवर रहता है ना, तो ये जो आपकी जो सब एक्यूट फेज रहती है ये तब शुरू होती है जब आपका फीवर खत्म होने लगता है। यानी कि फिर बच्चे का जो फीवर होता है वो कम होता जाता है, कम होता जाता है, और एक टाइम आता है बच्चे का फीवर वैसे ही खत्म हो जाता है। ठीक हो गया। और इसके अंदर कुछ चेंजेस आती हैं। वो कौन सी चेंजेस आती हैं, वो इसके अंदर जो चेंजेस आती हैं वो ये आती हैं सब एक्यूट फेज के अंदर, कि इसके अंदर थ्रोम्बोसाइट्स का लेवल बढ़ जाता है और इसके अंदर ईएसआर का लेवल बढ़ जाता है। किसका लेवल बढ़ता है, आपका थ्रोम्बोसाइट्स का लेवल बढ़ता है, और उसके बाद एक तरह का ईएसआर का लेवल बढ़ता है। और नंबर थर्ड पर इसके अंदर क्या होती है, हार्ट की इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट होती है। हार्ट इन्वॉल्व यानी कि आप ये कहते हैं कि एक तरह का हार्ट प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो जनाब आपकी बिगिंस होती हैं, यानी कि स्टार्ट होती हैं। ठीक हो गया। इसके अंदर भी स्टार्ट होता है। तो सब अक्यूट फेज के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपने तीन बातें ही याद करनी है। कौन कौन सी, आपने कहना है कि इसके अंदर जो हो सकता है थ्रोम्बोसाइट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, इसके अंदर जो हो सकता है ईएसआर इन्वॉल्व होता है, थ्रोम्बोसाइट्स ईएसआर। और उसके बाद आपने कहना है कि आपका जो एक तरह का हार्ट प्रॉब्लम्स जो होते हैं ये बिल्कुल एक तरह का क्या होता है जो स्टार्ट होता है उसका स्टार्ट होता है, हार्ट प्रॉब्लम का बिल्कुल स्टार्ट इसके अंदर होता है। ठीक है, ये होता है सब एक्यूट। अब हम आ जाते हैं जनाब आपका ईएसआर का मतलब होता है एरिथ्रोसाइटिक सेडिमेंटेशन रेट। क्या कहते हैं, एक तरह का एरिथ्रोसाइटिक सेडिमेंटेशन रेट। ईएसआर का मतलब है जनाब आपका एरिथ्रोसाइटिक सेडिमेंटेशन रेट। अब हम आ जाते हैं जनाब आपका आगे, और आगे देखते हैं कि फॉर एग्जांपल और क्या क्या हिसाब होता है। आगे आप लोगों को पता होना चाहिए कि जैसा कि मैंने कहा कि एक तरह का ये सारी चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट होती है, और उसके बाद जनाब आपका एक तरह का और कुछ जो फीचर्स होते हैं वो क्या है क्रोनिक फेज के अंदर। अब हम आ जाते हैं क्रोनिक फेज, कौन सी आपकी एक तरह की क्रोनिक फेज। तो जो क्रोनिक फेज होती है इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो क्रोनिक फेज है ये जनाब आपका एक तरह का इसके अंदर जितने भी आपके सिम्टम्स होते हैं ना, मतलब कि ये डिसअपीयर हो जाते हैं। सारे सिम्पटम्स है, बंदे को बुखार जो होता है वो डिसअपीयर होने लगता है। बंदे को जनाब एक तरह का स्ट्रॉबेरी कलर जो रैश होते हैं वो टंग होती है वो खत्म होने लगती है, रैशेस जो होते हैं वो खत्म होने लगते हैं। साथ इसके जो थ्रोम्बोसाइट्स का लेवल बढ़ा हुआ था वो थ्रोम्बोसाइट्स का जो लेवल होता है वो बेस लाइन पर आ जाता है। कहा जाता है नॉर्मल पर आ जाता है। लेकिन इसके अंदर क्रोनरी आर्टरी एनोरिज्म होता है। क्या हो जाता है, क्रोनरी आर्टरी एनोरिज्म होता है। क्रोनरी आर्टरी एनोरिज्म का मतलब क्या है, क्रोनरी आर्टरी एनोरिज्म का मतलब ये होता है कि जो आपके दिल की वेसल्स होती हैं वो जनाब डायलेट हो जाती हैं, और अगर ये और ज्यादा रहे तो इसकी वजह से एमआई हो सकता है। क्या हो सकता है, एक तरह का बच्चे का एमआई हो सकता है। ठीक हो गया। तो ये थी जनाब सारी की सारी एक तरह की फेजिस, और ये था जनाब आपका एक तरह का कावासाकी डिजीज। मैं अभी जल्दी जल्दी में आपको बता देता हूँ जो कि आपने बातें याद रखनी है कावासाकी डिजीज के अंदर, फिर मैं आप लोगों से पूछूंगा। ठीक है, फिर आप लोग बताइएगा कावासाकी डिजीज। तो कावासाकी डिजीज के बारे में जो बातें आपने याद रखनी है, देखें आपने कहना है कि जो कावासाकी डिजीज होती है ये जनाब आपकी एक तरह की मतलब कि आपने क्या कहना है कि कावासाकी की जो डिजीज होती है वो जनाब आपकी एक तरह की बच्चों के अंदर होती है, और आपने कहना है 5 डेज से ज्यादा फीवर होता है, नंबर वन। उसके बाद आपने ये कहना है कि एक तरह का इसके अंदर क्या होता है, एक तरह का मतलब कि 5 ईयर से कम जो होती है बच्चे की एज होती है। उसके बाद आपने कहना है कि एक तरह का इसके अंदर क्या होता है, फीवर जो होता है वो 104 तक का होता है। फिर आपने कहना है कि हाँ जी इसके अंदर क्या होता है, स्ट्रॉबेरी टंग होती है। क्या होती है, एक तरह की स्ट्रॉबेरी टंग हो जाती है। उसके बाद आपने कहना है कि इसके अंदर रैशेस बनते हैं। ठीक हो गया, कहाँ पर आपके एक तरह का ट्रंक पर। ठीक हो गया। उसके बाद कहाँ पर, आपके एक तरह के लिम्स पर। ठीक हो गया। उसके बाद आपने कहना है कि हाँ जी इसके अंदर जो होता है वो जनाब आपका एक तरह का मतलब कि बाइलेटरल कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। उसके बाद आपने कहना है कि इसके अंदर क्या होता है, एक तरह का यूनिलेटरल लिम्फोडेनोपैथी होती है। होती है एक तरह की यूनिलेटरल लिम्फोडेनोपैथी हो जाती है। ये आपने कहना लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट होती है। उसके बाद आपने कहना है कि इसके अंदर क्या होता है, मतलब ये मेन फीचर्स हैं। और फिर आपने कहना है कि वो फेज जिसके अंदर ये फीचर्स हमें अपीयर होते हैं वो कावासाकी की अक्यूट फेज होती है। कौन सी फेज होती है आपकी, एक तरह की अक्यूट फेज होती है। ठीक हो गया। अगर जिस फेज के अंदर ये फीचर्स आपको अपीयर होते हैं उस फेज को क्या कहते हैं, एक तरह का अक्यूट फेज कहते होते हैं। अब हम आ जाते हैं कि अगर वो फेज जिसको हम सब अक्यूट फेज कहते हैं वो क्या होता है, आपने कहना है सब अक्यूट फेज जो होती है, सब अक्यूट
फेस जो होती है उसके अंदर जनाब आपके ब्लड के साइंस अपीयर होते हैं, यानी कि ब्लड की जो चेंजेस आती हैं, कैसा के फॉर एग्जांपल थ्रोम्बोसाइटोसिस हो जाता है, थ्रोम्बोसाइट्स का लेवल बढ़ जाता है, फॉर एग्जांपल ईएसआर का लेवल बढ़ जाता है। ठीक हो गया, ये मेन ये आप चीजें देखते हो, थ्रोम्बोसाइट्स का लेवल बढ़ा हुआ देखते हो, ईएसआर का लेवल बढ़ा हुआ देखते हो, और हार्ट की प्रॉब्लम्स बिगिन होती हैं इस लेवल पर, आपकी हार्ट की इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट होती है। ठीक हो गया। और अगर हम देखें क्रोनिक पर क्या होता है, क्रोनिक पर तो क्रोनिक के ऊपर आप ये होता है क्रोनरी आर्टरी एनोरिज्म हो जाता है। ठीक है, सीएए का मतलब है क्रोनरी आर्टरी एनोरिज्म। उसके बाद क्या हो सकता है, आपका मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो सकता है। तो ये जनाब आपका एक सारे का सारा ये था जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक हो गया। और इसके बाद हम जो नेक्स्ट अभी देखते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं। ठीक है, कि ट्रीटमेंट क्या। चलिए, ट्रीटमेंट के अंदर आपको जो मेन बात का पता होना चाहिए वो ये है कि एक तरह का कि सबसे पहले हम हाई डोज एस्पिरिन देते हैं, हाई डोज एस्पिरिन, एस्पिरिन हाई डोज होती है। और इसके साथ प्लस हम इंट्रावेनस अम्यूनोग्लोबुलिन देते होते हैं। ठीक है, एक बात अपने याद माइंड में रखिएगा कि जो आपकी एक तरह की कावासाकी डिजीज होती है वो आपकी ऑटो इम्यून डिजीज होती है, इस वजह से हम अम्यूनोग्लोबुलिन दे रहे हैं। ठीक हो गया। वो कौन सी आपकी डिजीज होती है, एक तरह की अम्यूनोग्लोबुलिन की तरह की डिजीज होती है, सॉरी ऑटो इम्यून डिजीज होती है। इस वजह से हम इसके अंदर क्या देते हैं, एक तरह का इंट्रावेनस अम्यूनोग्लोबुलिन देते होते हैं और हाई डोज एस्पिरिन। एक और बात याद रख लीजिए, बच्चों के अंदर सिर्फ और सिर्फ कावासाकी एक वाहद डिजीज होती है जिसके अंदर एस्पिरिन अलाउ होती है। इसके अलावा कोई भी ऐसी डिजीज नहीं होती जो कि जनाब आपका कावासाकी को अलाउ करती हो। आपने कहना है कि इसके अलावा कावासाकी के अलावा कोई भी ऐसी डिजीज नहीं है जिसके अंदर जनाब हम एस्पिरिन देते हो। हर डिजीज के अंदर एस्पिरिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, बच्चे के अंदर एस्पिरिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है हर कंडीशन में, एक्सेप्ट एक कंडीशन। वो कौन सी है, वो जनाब आपको मैंने बता दी है कि वो कौन सी होती है आपकी एक तरह की, मतलब कि जो भी मैंने बोली है वो आपको पता होना चाहिए। कावासाकी डिजीज के अंदर आप सिर्फ दे सकते हो। अब देखें, जैसे बंदे के अंदर थोड़ी सी तब्दीली आती है, बंदा थोड़ा सा बच्चा ठीक होने लगता है, फिर हम हाई डोज से लो डोज एस्पिरिन की तरफ ले आते हैं। कहाँ लेकर आते हैं, आपकी एक तरह का लो डोज एस्पिरिन ले आते हैं, लो डोज एस्पिरिन हम इधर ले आते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद क्या करते होते हैं कि ये जनाब हम कंटिन्यू करते हैं और 6 वीक तक हम कंटिन्यू करते हैं। क्या करते हैं, एक तरह का 6 वीक तक हम कंटिन्यू करते हैं। और इसके बाद हम क्या काम करते होते हैं, इसके बाद हम जो काम करते होते हैं कि इसके साथ हम इंट्रावेनस अम्यूनोग्लोबुलिन देते हैं। इसके साथ स्टीरॉइड आप यूज कर सकते हो लेकिन मैंडेटरी नहीं है। स्टीरॉइड यूज कर सकते हो लेकिन एक तरह का नेसेसरी, यानी कि जरूरी नहीं है कि हाँ जी जनाब आप स्टीरॉइड यूज करोगे तो ही बच्चा बचेगा, वरना नहीं। ठीक है, तो ये फीचर्स आप लोगों को पता होने चाहिए जनाब कि हाँ जी जनाब इसके अंदर हम क्या करते हैं, हाई डोज एस्पिरिन देते हैं, इंट्रावेनस अम्यूनोग्लोबुलिन देते हैं, लो डोज एस्पिरिन जो होगी फिर वो हम देते हैं, 6 वीक तक कंटिन्यू करते हैं, साथ इसके इंट्रावेनस अम्यूनोग्लोबुलिन और स्टीरॉइड जो होते हैं वो एक तरह का यूज नहीं करते। तो ये था आपका एक तरह का सारे का सारा क्या, एक तरह का कावासाकी का टॉपिक जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। देखें, जैसे ही कावासाकी के फीचर्स हैं, सेम टू सेम स्कारलेट फीवर के भी वैसे ही फीचर्स हैं। लिख लें, कौन सा, एक तरह का स्कारलेट फीवर। स्कारलेट फीवर के सेम फीचर्स हैं, लेकिन स्कारलेट फीवर के अंदर चैप्ड लिप्स नहीं होते, आपके लिप्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। वो लिख लें, लिप्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, नंबर 1। नंबर 2, स्कारलेट फीवर के अंदर आपके रैशेस आपके लिप्स के ऊपर नहीं होते। ये आपको पता होना चाहिए। बाकी अगर क्वेश्चन आ जाता है ना, बाइलेटरल कंजक्टिवाइटिस हो गया जनाब, उसके बाद एक तरह का यूनिलेटरल लिम्फोडेनोपैथी हो गया, उसके बाद आ जाता है रैशेस हो गया, और रैशेस ट्रंक के ऊपर है, और उसके बाद वो कहते हैं फीवर है बच्चे को, तो ये क्या आपने कहना स्कारलेट फीवर है। ठीक हो गया। जिस डिजीज के अंदर चैप्ड लिप्स और रैशेस ऑन लिम्स ये बताया जाए तो वो कौन सी आपकी कावासाकी डिजीज है। अब ये हो गया, अब हम आते हैं जनाब आपकी नेक्स्ट डिजीज की तरफ, और नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या हिसाब है। ठीक हो गया। अगली डिजीज देख लेते हैं, और अगली जो डिजीज होगी वो होगी जनाब आपकी, जी से आप बोलो। जी, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ एमआई है, बिल्कुल। इसके अंदर जो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ होता है वो एमआई होता है, यानी कि एमआई के साथ बंदे की डेथ होती है बच्चे की। ठीक है। उसके बाद अब हम आते हैं जेवेनाइल आइडियोपैथिक आर्थराइटिस क्या होता है। जेवेनाइल आइडियोपैथिक आर्थराइटिस।
अच्छा जी, जवानाइल आइडियोपैथिक आर्थराइटिस क्या होता है, इसको हम देख लेते हैं। 1 मिनट रुकिएगा यार सिर्फ। अच्छा जी, जवानाइल आइडियोपैथिक आर्थराइटिस जो होता है ये आपकी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। ठीक हो गया। इसके अंदर ये कौन सा आपका ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, पहले के बाद आपने ये लिखना है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। ठीक है जी। उसके बाद आपने जो अपने माइंड में बात रखनी है वो ये है कि इसके साथ आपको एक तरह की मॉर्निंग स्टिफनेस होती है। देखें, आइडियोपैथिक आर्थराइटिस और ये स्कारलेट फीवर का जो ट्रीटमेंट होता है वो एंटीबायोटिक यूज करते होते हैं भाईजान। ठीक हो गया। जोवेनाइल आइडियोपैथिक आर्थराइटिस क्या होता है, ये आपकी ऑटोइम्यून डिजीज होती है जिसमें जनाब आपके जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन होती है, जॉइंट्स इन्फ्लेम्ड कर जाते हैं। ठीक हो गया। देखें, इसके अंदर फीचर्स जो होते हैं ना वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाले आते हैं। हम पाकिस्तान के अंदर तकरीबन तकरीबन हर चौथे घर की जो लड़की है ना उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। ठीक हो गया। रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या होता है, रूमेटॉइड एक गैंठिया नाम सुना हुआ, वहां और गैंठिया इस तरह के नाम हम लेते हैं अपनी भाषा के अंदर। नाम सुनो गैंठिया, इस औरत को गैंठिया, इस तरह कभी सुना हुआ है ना। वो गैंठिया शैंठिया जो होता है वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस ही होता है। ठीक होगा जी। ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस का सीन क्या होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर इस तरह के फीचर्स होते हैं। मैं अभी मतलब कि बिल्कुल फिर बुक वाला आऊंगा, लेकिन अभी मैं वो बताता हूँ इसके अंदर होता क्या है। इसके अंदर ये होता है कि जब लड़की, मोस्टली लड़कियों के अंदर डिजीज होती है, जैसे लड़की सुबह उठती है ना उसको इतनी दर्द होती है कि उससे किसी भी तरह का काम नहीं होता। बहुत सीवियर दर्द होती है। और जो दर्द शुरू होती है ना वो उसकी हाथ की फिंगर से शुरू होती है, जो हाथ की उंगलियां होती है ना इधर से शुरू होती है। फिर उसके जनाब एक तरह के जो आपका रिस्ट जॉइंट है इसके अंदर आ सकती है। फिर उसके बाद जनाब इसका जो एल्बो जॉइंट है उधर भी जा सकती है। ठीक है। मतलब कि मोस्ट जो आपकी दर्द शुरू होती है वो जनाब आपकी एक तरह की हाथ की जो फिंगर्स होती हैं उधर से होती है। और वो कौन सी, प्रोक्सिमल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट। वो कौन सी होती है आपकी, प्रोक्सिमल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट पर होती है। और ये सवियर इतनी दर्द होती है कि इसको हम कहते हैं अपनी यानी कि मेडिकल के अंदर हम इसको कहते हैं मॉर्निंग स्टिफनेस। क्या होती है, एक तरह की मॉर्निंग स्टिफनेस होती है। ये हिसाब होता है। और उसके बाद ये जनाब इतनी ज्यादा दर्द होती है कि किसी तरह का कोई काम नहीं होता। लेकिन जैसे वो थोड़ा बहुत काम करती है और आस्ता आस्ता दोपहर का टाइम होता है फिर शाम का टाइम होता है तो दर्द क्या हो जाती है, एक तरह की कम हो जाती है। लेकिन सुबह के टाइम जो दर्द होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। और वो भी कौन सी, एक तरह की ऑटोइम्यून डिजीज है। और ये डिजीज से पहले पता है क्या कहते होते हैं, क्योंकि यंग फीमेल के अंदर होती है। डॉक्टर्स जो होते हैं वो ये कहते होते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल कोई लड़की है, आप मतलब कि उसके अंदर आप अगर चेकअप करवाने गए अपनी सिस्टर का या अपने घर में से किसी फीमेल का, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर ये कहता है कि अगर इसकी शादी नहीं ना हुई तो आप जिसके घर में इसकी शादी करने वाले हैं ना तो उनकी फैमिली को आपने पहले बताना है कि हमारी बेटी को ये डिजीज है। समझ आ रही है क्यों? क्योंकि इस डिजीज के अंदर बहुत ज्यादा सीवियर पेन होती है। और जब सीवियर पेन होती है सुबह काम ही नहीं होता। और अक्सर जो उसके ससुराल वाले होते हैं वो कहते हैं हाँ जी जनाब हमने बीवी तो ले आई है, ये तो आगे लेकिन घर के काम तो कर ही नहीं सकती, ये तो किसी काम के लिए वो फिर फटे पड़ते हैं। लेकिन कम अज कम जब आप उनको ये सारी चीजें बता देंगे, ठीक हो गया, तो उनके माइंड में होगा कि हाँ जी जनाब इसको ये डिजीज है कि सुबह के टाइम इसको तंग नहीं करना। और दूसरी बात कि ये जो डिजीज होती है इसकी जो मेडिसिन खानी पड़ती है वो लाइफ लॉन्ग ही खानी पड़ती है, पूरी जिंदगी खानी पड़ती है, कभी ठीक हो सकने के चांसेस हो जाए। वरना ये दवाई जो होती है इसकी जो मेडिसिन होती है वो खानी पड़ती है। तो इस वजह से कोई भी ऐसा पेशेंट जिसको रूमेटाइड आर्थराइटिस होता है, मोस्टली ये फीमेल के अंदर होती है। ठीक हो गया। जेनेटिक फीचर्स होते हैं, खानदानी इन्वॉल्वमेंट भी होती है। अगर किसी को भी हो तो उसको सुबह के टाइम बहुत ज्यादा दर्द होती है। ये नहीं कहना कि हाँ जी जनाब ये नखरे हैं, नखरे नहीं होते वो, बल्कि हकीकत में दर्द होती है। तो सुबह के टाइम उसको बिल्कुल नहीं छेड़ना। आस्ता 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 दर्द उसकी ठीक होती जाती है। ठीक हो गया। बाकी मैंने ये बता दिया कि इवन तक के डॉक्टर्स खुद कहते हैं, काउंसलिंग करते हैं वो पेरेंट्स की जिनकी बेटी की शादी है कि जनाब आपने ये बताना। और अक्सर होते हैं वो पेरेंट्स बताते ही नहीं और शादी हो जाती है। ठीक होगा। बाद में फिर प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा होती हैं। तो ये जनाब आपको पता होना चाहिए कि एक तरह का जोवेनाइल आइडियोपैथिक आर्थराइटिस का क्या हिसाब होता है। आपने कहना कि ये आपकी एक तरह की ऑटोइम्यून डिजीज होती है। इसमें जनाब मॉर्निंग स्टिफनेस होती है और उसके बाद जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। उसके बाद आपने ये कहना है कि ये जनाब आपका एक तरह का मतलब कि इसकी होती है टाइप्स। ठीक हो गया। और ये तकरीबन तकरीबन 16 ईयर्स जिनकी एज होती है ना उससे कम उम्र में होती है। 16 ईयर से कम, 16 ईयर से कम। जेवेनाइल आइडियोपैथिक 16 से कम होती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस तो
फॉर एग्जांपल 30 वाली में भी हो सकती है, 25 वाली में भी हो सकती है, 20 वाली में भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है रूमेटाइड आर्थराइटिस। लेकिन जुवेनाइल आइडियोपैथिक आर्थराइटिस जो होती है वो मोस्ट कॉमनली कब होती है, आपकी 16 से कम में होती है, ठीक है। अब हम मानने लगे हैं कि फॉर एग्जांपल इसकी टाइप्स होती है जुवेनाइल आइडियोपैथिक आर्थराइटिस की। तो पहली जो टाइप होती है उसको हम कहते होते हैं एक तरह का ओलिगो आर्थराइटिस। क्या कहते हैं? एक तरह का ओलिगो आर्थराइटिस, ओलिगो आर्थराइटिस कहते होते हैं। ओलिगो आर्थराइटिस को आप कहते होते हैं पोसी आर्थराइटिस। इसको आप दूसरा नाम देते हैं एक तरह का पोसी आर्थराइटिस, ठीक होगा। आप इसका दूसरा नाम ये भी होता है ओलिगो आर्थराइटिस या पोसी आर्थराइटिस। और ये सबसे मोस्ट कॉमनली होती है। अलीगो का मतलब क्या होता है? अलीगो का मतलब होता है एक तरह का काम नहीं आ जाता, फ्यू का मतलब इसका आता है अलीगो में, ठीक हो गया। इसके अंदर मिनिमम 4 जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं। मिनिमम कितने होते हैं आपके? 4 जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक हो गया। ये इससे भी कम होते हैं, फ्यू जॉइंट्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं जो आपका अलीगो आर्थराइटिस होता है या पोसी आर्थराइटिस होता है, ठीक हो गया। और इसके अंदर जो है आपका, अगर क्वेश्चन के अंदर मेरी बात अभी सुन लें, अगर कभी भी क्वेश्चन के अंदर इस तरह की बात की जाए कि एक बंदा आपके पास आता है, उसके जनाब 4 तरह के जॉइंट्स वो गिना दे एग्जामिनर, तो उसके जनाब रिस्ट जॉइंट में दर्द है, उसके एल्बो में दर्द है, उसके शोल्डर में दर्द है, उसके जनाब एक तरह का नी जॉइंट में दर्द है, ठीक होगा। वो 4 जगह पर दर्द गिना देता है कि हाँ जी जनाब यहाँ पर उसकी एक तरह की दर्द हो रही है, ठीक होगा। और उसके बाद जनाब वो पूछता है कि हाँ जनाब इसके अंदर जो फीचर्स आ रहे हैं वो कौन से हैं। इसके अंदर जो फीचर्स आते हैं वो ये कहता है कि इसके अंदर एंटी न्यूट्रोफिल एंटीबॉडी पॉजिटिव है, रूमाटाइड फैक्टर जो होता है वो नेगेटिव है, ये नेगेटिव है रूमेटिक फैक्टर, रूमाटाइड फैक्टर इसको हम कहते होते हैं, ठीक हो गया। और इस साथ है इसको क्या एक तरह का यूवीआइटिस है, क्या होता है? एक तरह का यूवीआइटिस पॉजिटिव है। तो ये क्या है? कभी भी जॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट के साथ आपका यूवीआइटिस दिया जाए, कभी भी जॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट के साथ आपका यूवीआइटिस दिया जाए, तो अभी मैं फिर कह रहा हूँ कि आपने हमेशा किसको सोचना है? आपने सोचना है कि ये क्या एक तरह का ओलिगो आर्थराइटिस है। किसको सोचना है आपने? एक तरह का ओलिगो आर्थराइटिस है, ठीक होगा। इसके अंदर क्या होता है, मैंने कहा कभी भी एक तरह का जॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट के साथ यूवीआइटिस का बताया जाए, आपकी आईज की इन्वॉल्वमेंट का बताया जाए, और उसके बाद पूछा जाए कि ये क्या है, आपने कहना ये ओलिगो आर्थराइटिस है, जॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट प्लस आईज की इन्वॉल्वमेंट। और उसके बाद उसके अंदर जो लैब्स की फीचर्स हों वो कह दें एंटी न्यूट्रोफिल एंटीबॉडी पॉजिटिव है और रूमेटाइड फैक्टर जो है वो नेगेटिव है। आपने कहना इसको क्या एक तरह का ओलिगो आर्थराइटिस है। क्या होता है? एक तरह का ओलिगो आर्थराइटिस होता है, ठीक हो गया। अब हम आते हैं जनाब, आपका एक तरह का ओलिगो आर्थराइटिस हो गया। अब हम आते हैं एक तरह का पोली आर्थराइटिस। क्या होता है? क्या होता है एक तरह का पोली आर्थराइटिस? क्या होता है पोली आर्थराइटिस? पोली आर्थराइटिस के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसके अंदर 5 से ज्यादा जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं। जॉइंट्स जो होते हैं वो जनाब आपके एक तरह के मोर देन 5 जॉइंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक हो गया। आपने कहना है मोर देन 5 जॉइंट्स, मोर देन 5 जॉइंट्स इन हो जाते हैं, ठीक है। ये आपने माइंड में बात रखनी है कि 5 से ज्यादा इसके अंदर जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं। और उसके बाद आपने ये कहना है कि ये जो होता है इसके अंदर दोनों फैक्टर पॉजिटिव होती है, रूमेटाइड फैक्टर भी पॉजिटिव होता है और इसके अंदर एंटीबॉडी पॉजिटिव भी होता है। देखें ये आपका क्वेश्चन का फीचर है मेन। उसके अंदर कौन सा पॉजिटिव था? उसके अंदर सिर्फ ये पॉजिटिव था, ये वाला पॉजिटिव नहीं था। लेकिन इसके अंदर क्या होगा? दोनों पॉजिटिव। और जिसके अंदर दोनों पॉजिटिव हो आपने कहने का एक का पोली आर्थराइटिस होता है, ठीक हो गया। उसके बाद हम आते हैं कि इसके अंदर आपकी सिस्टेमिक ऑनसेट भी होता है। एक नंबर थर्ड होता है जिसको हम कहते होते हैं सिस्टेमिक ऑनसेट। सिस्टेमिक ऑनसेट का मतलब होता है कि जिसके अंदर आपकी सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट हो जाए, ठीक हो गया। जॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट है, साथ सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट है। इसके अंदर क्या होता है कि जनाब एक तरह का हाई ग्रेड फीवर होता है, ठीक होगा। क्या होता है? एक तरह का हाई फीवर, ग्रेड फीवर। तकरीबन इसके अंदर 102 से ज्यादा फीवर होता है। उसके बाद इसके अंदर क्या होता है? हिपैटोस्प्लीनोमेगैली होती है, हिपैटोस्प्लीनोमेगैली होती है, हिपैटोस्प्लीनोमेगैली होती है। नंबर 2, हिपैटोस्प्लीनोमेगैली के साथ इसके अंदर तो साल्मंड कलर मकुलर रैश होते हैं, जो एक तरह के साल्मंड कलर मैकुलर, ठीक हो। ये आपने रैशेस का बताना है। अब मेरी बात को दोबारा गौर कीजिएगा, इसके अंदर साल्मंड कलर मैकुलर रैश, उसके बाद हाई ग्रेड फीवर और हाइपेटोसेप्लिनोमेगैली, 7 जॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट आ जाए तो आपने कहना ये क्या होगा? सिस्टेमिक ऑनसेट होगा। सिस्टेमिक ऑनसेट पे कौन देते हैं जिसको हम कहते हैं हिल्स डिजीज। क्या कहते हैं? हिल्स
ठीक हो, अभी तक डिजीज है इसको। अभी देखें, मैंने क्या कहा था कि जुवेनाइल आइडियोपैथिक आर्थराइटिस क्या होता है, आपकी एक तरह की ऑटोइम्यून डिजीज होती है, जिसके अंदर जनाब आपका एक तरह का मॉर्निंग स्टिफनेस होता है, आपके जॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, और एक टाइम होता है कि जनाब आपके जो जॉइंट्स हैं वो काम करना ही छोड़ देते हैं। ठीक हो गया, आपके जॉइंट्स काम करना ही छोड़ देते होते हैं फिर। और फिर आपने ये कहना है कि हाँ जी जनाब, इसके अंदर क्या होता है, एक होता है पोसी आर्थराइटिस और लीगो आर्थराइटिस, और इन ज्वाइंट साथ आपका क्या हुआ है, इतना की इसकी इन्वॉल्वमेंट हुई है सिर्फ और सिर्फ आपका लिगामेंट। फिर आता है पोलीआर्थराइटिस, और इसके अंदर क्या होता है, लिगो आर्थराइटिस एंटी और एंटी कलर, वो क्या, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम हैं, अब आवाज आ रही है? अब आवाज, आवाज आ रही है आप लोगों को? ट्रीटमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, एक तरह का एनसेड ग्रुप की ड्रग्स यूज करते हैं, नॉन स्टीरॉयड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स यूज करते होते हैं। साथ हम एक्सरसाइज करवाते हैं, क्या करवाते हैं, एक तरह का एक्सरसाइज करवाते होते हैं। और इसके साथ हम जो करवाते होते हैं वो क्या होता है, एक तरह का कोर्टिकोस्टीराइड्स कहते हैं, एक तरह का कोर्टिकोस्टीराइड्स देते हैं, क्योंकि आपकी क्या एक तरह की ऑटोइम्यून डिजीज है, इस वजह से हम स्टीरॉयड यूज करवाते हैं। तो ये तीन चीजें हैं जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए कि हाँ जी जनाब, आपकी ये तीनों चीजों की आपकी एक तरह की इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक हो गया। अब हम जनाब, आपका ये आपका टॉपिक हो गया। अब आपका लास्ट टॉपिक अभी हम जल्दी जल्दी में डिस्कस करें, जो कि जनाब आपका के तरह का मतलब के सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस का टॉपिक है, ये आपका बहुत ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उसके बाद जनाब फिर जल्दी जल्दी में आप लोग होंगे फ्री, फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। कोर्टिकोस्टीराइड्स होते हैं, कोर्टिकोस्टीराइड, कोर्टिकोस्टीराइड, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस या कोर्टिकोस्टीराइड लिखा था। अच्छा जी, आपने ये कहना है कि ये जनाब सिस्टिक फाइब्रोसिस ये आपकी एक तरह की जेनेटिक डिजीज होती है, ये बहुत ही ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट डिजीज है आपकी बेसिक के अंदर भी। आपने इसको दोनों तरह से करना है, बेसिक बुक से भी और क्लिनिकल से भी, बेसिक प्लस क्लिनिकल, इनको आपने दोनों लिहाज से करना है। ठीक हो गया।
आपकी सिस्टिक फाइब्रोसिस आपकी ये वो डिजीज होती है जो कि जनाब आपके एक जीन होता है जिसको हम कहते हैं CFTR जीन। कौन सा जीन? आपका CFTR जीन। ये CFTR जीन कहाँ पर पाया जाता है? क्रोमोसोम नंबर 7 पर पाया जाता है। ठीक हो गया। क्रोमोसोम नंबर 7 की म्यूटेशन हो जाती है। जब क्रोमोसोम नंबर 7 की म्यूटेशन हो जाती है तो CFTR जीन की म्यूटेशन हो जाती है। लेकिन सबसे पहले हम नॉर्मल तरफ आते हैं कि नॉर्मल इसका हिसाब क्या होता है। देखें, जो CFTR जीन होता है ना, इसका नॉर्मल काम क्या है? CFTR जीन जो होता है, CFTR जीन, ये नॉर्मल ये काम करता होता है कि ये जनाब आपका, अगर फॉर एग्जांपल हम ये देखें कि ये जनाब आपका एक तरह का एक डक्ट है, कोई भी डक्ट है, ठीक हो गया, क्या एक तरह की डक्ट है, और ये डक्ट के अंदर क्या एक तरह के सेल्स हैं, क्या एक तरह के सेल्स हैं, ठीक हो गया, सेल्स हैं। और इसका काम ये होता है कि ये जनाब आपके सेल्स में से क्लोराइड को बाहर फेंकता है। सेल्स में से क्लोराइड को एक तरह का क्या करता है, एक तरह का बाहर फेंकता है, यानी कि जो क्लोराइड होता है ना उसको जनाब आपके ल्यूमन के अंदर लेकर आता है, यहाँ पर लेकर आता है। अब मुझे ये क्लोराइड ल्यूमन के अंदर, क्लोराइड पर कौन सा चार्ज है? तो क्लोराइड किस ट्रैक्ट करता है? सोडियम को ट्रैक्ट करता है, तो सोडियम भीतर आ जाता है। जब सोडियम भीतर आ जाएगा तो सोडियम को कौन फॉलो करता है? आपका वाटर, तो वाटर भी इधर आ जाएगा। सबसे पहले आपने ये कहना है कि CFTR जीन का काम क्या होता है? CFTR जीन का काम होता है क्लोराइड की ट्रांसपोर्टेशन करवाना, क्लोराइड की सक्रीशन करवाना। इसका काम क्या होता है? क्लोराइड की सक्रीशन करवाना। समझ आ रही है? कहां पर आपकी ये क्लोराइड की जो सक्रीशन करवाता है, ये आपके लंग्स के अंदर, GIT ट्रैक के अंदर करवाता है। मेन मेन यहाँ पर ये सक्रीशन करवाता है, सक्रीट करवाता है। जब कोई चीज सक्रीट होती है, इसका मतलब यह है कि ये सेल्स में से बाहर निकलती है। जब क्लोराइड सक्रीट होगा तो सोडियम उसको फॉलो करेगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, और सोडियम को वाटर फॉलो करेगा कि वाटर हमेशा सोडियम को फॉलो करता है। अब मुझे ये बताएं कि जब वाटर इधर आ जाएगा तो यहाँ पर लिक्विड आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? शाबाश, यहाँ पर लिक्विड आ जाएगा एक तरह का। तो यहाँ पर क्या होगा? फ्लूइड आ जाएगा। जब फ्लूइड आ जाएगा तो फ्लूइड वाली जगह पर आपके एक तरह की किसी भी चीज का पास करना इजी होता है। जहां पर फ्लूइड हो ना, वहां पर एक तरह का किसी भी चीज का पास करना क्या होता है? एक तरह का इजी होता है, वो इजीली चीज पास कर सकती है। लेकिन मुझे अब आप लोगों ने एक बात बतानी है, शाबाश। मेरे आपने कहना है कि अगर फॉर एग्जांपल इस जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाए, CFTR जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाए, क्रोमोसोम नंबर 7 के अंदर म्यूटेशन हो जाए, तो CFTR जीन नहीं बनेगा। जब CFTR जीन नहीं बनेगा तो मुझे ये बताएं कि क्लोराइड जो आपका सेल्स में से बाहर निकल रहा था, क्या क्लोराइड सेल्स में से बाहर निकलेगा? शाबाश। जो क्लोराइड होगा वो जनाब आपके सेल्स में से बाहर निकलेगा। जब क्लोराइड सेल्स में से बाहर नहीं निकलेगा तो फिर ये सोडियम जो निकल रहा था, फिर सोडियम निकलेगा? सोडियम भी नहीं निकलेगा। जब सोडियम भी नहीं निकला तो क्या वाटर निकलेगा? वाटर भी नहीं निकलेगा। जब सोडियम, क्लोराइड और वाटर ये तीनों चीजें नहीं निकली तो यहाँ पर किसी तरह का कोई फ्लूइड हुआ? किसी भी तरह का कोई भी फ्लूइड नहीं होगा। जब यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी फ्लूइड नहीं होगा तो अब यहाँ पर क्या है? फ्लूइड क्या करता होता है? फ्लूइड थिन करता है, पतला करता है, पानी पतला करता है चीजों को। लेकिन ये क्या करेगा? ये थिक कर देगा। क्या हो जाएगा? एक तरह का थिक हो जाएगा। अब देखें कि फॉर एग्जाम्पल आपने एक तरह का अपने माइंड में एक बात रखनी है कि अगर फॉर एग्जाम्पल जब ये थिक हो जाएंगे तब क्या होगा? यहाँ पर आपने ये देखना है कि जब ये एक तरह का ठीक हो जाएंगे तो आपका, मैंने ये कहा था, ये कहाँ पर होते हैं? लंग्स के अंदर और GIT ट्रैक के अंदर होते हैं। ठीक है, बात को गौर कीजिएगा, शाबाश। सबसे पहले हम आते हैं कि जनाब ये लंग्स के अंदर क्या काम करता होता है। ठीक है, लंग्स के अंदर ये क्या काम करता होता है, हम इसको देख लेते हैं। ये जो लंग्स के अंदर ये जो काम करता होता है, लंग्स के अंदर आपको पता है कि ये जनाब आपका ट्रैकिया एक तरह का, ठीक होगा, ये जनाब आपका ब्रोंकाई है, ये इस तरह आपका ब्रोंकाई है, और ये जनाब आपका लंग्स, ठीक हो गया, आपके एक तरह का क्या, एक तरह के लंग्स है, ठीक हो गया। मुझे आपने ये बताना है कि यहाँ पर आपका एक तरह का म्यूकस होता है, जो आपकी म्यूकस, जो स्पूटम जो आपका होता है, वो नॉर्मल क्या होता है? उसके अंदर वाटर होता है, समझ आ रही? वो थिन होता है। लेकिन ऐसे बंदे को अगर म्यूकस प्रोड्यूस होगा, जो म्यूकस की प्रोडक्शन होगी, वो थिक होगी या थिन होगी? शाबाश, ये बताइएगा जी। जो आपका एक तरह का म्यूकस जो प्रोड्यूस होगा वो थिक होगा या थिन होगा? तो आपने कहना है इसके अंदर जो म्यूकस होता है वो थिक प्रोडक्शन करवाता होता है। क्या करवाता है? एक तरह का थिक म्यूकस करवाता है। म्यूकस प्रोडक्शन इसके अंदर होती है, ठीक हो गया। अब हम दूसरी तरफ आ जाते हैं, दूसरा क्या होता है? देखें कि ये यहाँ पर फ्लूइड तो है नहीं। जब यहाँ पर फ्लूइड नहीं है तो यहाँ पर पैथोजन है, वो आराम से अटक सकते हैं कि नहीं अटक सकते? पैथोजन यहाँ पर ट्रैप हो सकते हैं। जब यहाँ पर पैथोजन ट्रैप हो सकते हैं तो इसकी वजह से क्या होगी? इसकी वजह से इन्फेक्शन होंगी बार बार, क्योंकि एक तरह की इन्फेक्शन होंगी। और बच्चों के अंदर वो पैथोजन जो कि मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन करवाता होता है, उस पैथोजन का नाम होता है जनाब, बच्चों के अंदर आपने ये याद करना है क्योंकि MCQs आ जाता
होता है कि ऐसा कौन सा पैथोजन होता है जो कि बच्चों के अंदर पल्मोनरी रिकरेंट इन्फेक्शन करवाता है। आपने कहना है स्टेफिलोकोकस ऑरियस। क्या होता है? एक तरह का स्टेफिलोकोकस ऑरियस है, ठीक हो गया। और अडल्ट के अंदर जो बार बार पैथोजन करवाता है उसको हम कहते हैं सूडोमोनास। क्या कहते हैं? एक तरह का सूडोमोनास। आपने कहना सूडोमोनास जो होता है वो जनाब आपके अडल्ट के अंदर करवाता होता है। ये बात का आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हाँ जी जनाब रिकरेंट इन्फेक्शन होती हैं। उसके बाद स्टेफिलोकोकस ऑरियस जो होता है वो अर्ली चाइल्डहुड या इन्फेंट्स के अंदर होता है। स्यूडोमोनास एरोजिनोजा जो होता है वो अडल्ट के अंदर होता है। और इसके बाद और क्या होता है? इसकी वजह से आपका एक तरह का जब यहाँ पर पैथोजन्स आते हैं, जब यहाँ पर पैथोजन्स आए, ये जनाब पैथोजन्स यहाँ पर भी अटैक करते हैं, यहाँ पर भी अटैक करता है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? ब्रोंकाइटिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक तरह का ब्रोंकाइटिस हो जाएगा। ये आपने याद करना है। आपकी रिस्पिरेटरी ट्रैक की इन्फेक्शन हो जाएगी, आपको ब्रोंकाइटिस हो जाएगा। और अगर ये कंटिन्यू रहे, ये ऐसे ही रहे, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है? एंड पर ब्रोंको अक्टेसिस हो सकता है। क्या हो सकता है? एक तरह का ब्रोंको अक्टेसिस हो सकता है। याद रखना है किसकी वजह से क्या हो सकता है? एक तरह का ब्रोंको एक्टेसिस हो सकता है। ब्रोंकोक्टेसिस आपकी पैथोलॉजी रिस्पिरेटरी सिस्टम का टॉपिक है, उसके अंदर हम ब्रोंकोक्टेसिस डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। ये आपकी एक इरिवर्सिबल कंडीशन होती है जिसके अंदर आपकी ब्रोंक्यूल्स डायलेट हो जाती हैं। मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है वो टीबी होता है हमारे यहाँ पाकिस्तान के यहाँ, लेकिन अमेरिका यूके इनके यहाँ क्या होता है? सिस्टिक फाइब्रोसिस मोस्ट कॉमन कॉज होता है, ठीक होगा ब्रोंकोक्टेसिस का। तो आपने कहना है कि यार ये जो रिस्पिरेटरी सिम्टम्स करवाते हैं, क्योंकि फ्लूइड जो ये जो आपकी फ्लूइड तो होता नहीं है जो कि प्रोटेक्शन काज करवाता है, इसकी वजह से म्यूकस जो प्रोड्यूस होगा वो थिक होगा, उसके बाद पैथोजन जो होंगे वो ट्रैप हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपको रिकरेंट इन्फेक्शन होंगी। बच्चों के अंदर जो इन्फेक्शन करवाता होता है वो स्टेफिलोकोकस ऑरियस होता है। अडल्ट के अंदर जो करवाता है उसको हम कहते हैं स्यूडोमोनास एरिजिनोसा। स्यूडोमोनास एरिजिनोसा ये आपका पैथोजन होता है जो कि अडल्ट के अंदर एक तरह की आपकी रिकरेंट इन्फेक्शंस करवाता होता है, ठीक है। इसकी वजह से ब्रोंकाइटिस हो सकता है और फिर क्या हो सकता है? एक तरह का ब्रोंको अक्टेसिस हो सकता है। और आप देखें इसके अंदर क्या है? आपके लंग्स की भी इन्वॉल्वमेंट होगी। जब आपकी लंग्स की इन्वॉल्वमेंट होगी तो जब हम एक्सरे करते हैं ना, एक्सरे जब हम करते हैं तो आपने कहना है कि ये जनाब जब हम एक्सरे करते हैं उसके अंदर हमें रेटिकुलो नोड्यूलर पैटर्न नजर आता है। ये एमसीक्यू आता होता है कि रेटिकुलो नोड्यूलर पैटर्न, रेटिकुलो नोड्यूलर पैटर्न कौन सा पैटर्न होता है आपका? रेटिकुलो नोड्यूलर पैटर्न हम इसके अंदर देखते होते हैं, ठीक है। तो आपने कहना है कि इसके अंदर आप कौन सा पैटर्न देखते हो? रेटिकुलो नोड्यूलर पैटर्न आप इसके अंदर देखते होते हैं। अब हम ये सारे सारे कौन से सिम्टम्स थे? लंग्स के सिम्टम्स थे। मैंने क्या कहा था कि फॉर एग्जांपल सीएफटीआर जीन क्या काम करता है? सीएफटीआर जीन ये जनाब आपके यहाँ से सक्रीट करवाता है, ठीक हो गया। और ये कहाँ पर सक्रीट करवा रहा है? लंग्स और जीआईटी ट्रैक के अंदर। जब लंग्स से सक्रीट नहीं होगा तो ये क्या होगा? यहाँ पर फ्लूइड होगा, लेकिन यहाँ पर फ्लूइड नहीं होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर रिकरेंट इन्फेक्शन होंगी। बच्चों के अंदर जो इन्फेक्शन करवाता है स्टेफिलोकोकस ऑरियस करवाता है, अडल्ट के अंदर जो इन्फेक्शन करवाता है सूडोमोनास ओरिजिनेजा करवाता होता है, ठीक हो गया। उसके बाद आपने कहना रेटिकुलो नोड्यूलर पैटर्न होते हैं। उसके बाद आपने लंग्स के अंदर, उसके बाद आपने कहना ब्रोंकाइटिस ब्रोंकोक्टेसिस, ये सारी कंडीशंस हम इसके अंदर देखते होते हैं। अब आपने दूसरी तरफ आना है कि दूसरा क्या होता है। अब हम आने लगे हैं हाँ जी जनाब आपका जीआईटी ट्रैक के अंदर के जीआईटी ट्रैक के अंदर ये क्या काम करता होता है। देखें फॉर एग्जांपल इसको आपने इस तरह समझना है कि एक तरह का अगर ये देखें कि ये आपका एक तरह का स्टोमिक है, ये आपका एक तरह का स्टोमिक है, ठीक हो गया। और ये जनाब इसका एक तरह का पेंक्रियाज है। क्या होता है? एक तरह का पेंक्रियाज है। ये पेंक्रियाज के अंदर होती है पेंक्रियाटिक डक्ट। क्या होती है? एक तरह की पेंक्रियाटिक डक्ट होती है, ठीक है। ये पेंक्रियाटिक डक्ट जो होती है ना, इसका आपने सिंपल ये बात अपने माइंड में रख लें कि पेंक्रियाज के अंदर आपके इंजाइम पैदा होते हैं जिसको हम कहते हैं पेंक्रियाटिक इंजाइम। क्या होते हैं? एक तरह का पेंक्रियाटिक इंजाइम पैदा होते हैं, ठीक हो गया। अब ये जो पेंक्रियाटिक इंजाइम्स होते हैं ये जनाब पेंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू यहाँ से डक्ट के अंदर थ्रू यहाँ से आते हैं और ये जनाब आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ जाते हैं, ये यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक हो गया। अब जब ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आते हैं, जब ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आते हैं तो इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कि आपका एक यानी कि जब ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आते हैं तो इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कि ये जनाब आपकी एक तरह की फैट वाली जो खुराक होती है ना, कौन सी खुराक? आपकी एक तरह की फैट वाली जो खुराक होती है उनको एक तरह का डाइजेस्ट करवाना। क्या करवाना? एक तरह का डाइजेस्ट करवाना। अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा। ये जो डक्ट है, जीआईटी जो ट्रैक है, ये जो नाली है, ये आपकी थिक है या थिन है? अगर फॉर एग्जाम्पल पेशेंट सिस्टिक फाइब्रोसिस का है, शाबाश बताइएगा जी। ये वाली जो नाली है, ये वाली जो नाली है अभी मैंने पेंक्रेटिक डक्ट बताई है, ये आपकी थिक है कि थिन है? जब आप जिस बंदे को एक तरह का सिस्टिक फाइब्रोसिस होगा और भाईजान ये डक्ट क्या होगी? एक तरह की थिक होगी। तो जब ये थिक डक्ट हो गई है तो मुझे ये बताएं कि इसमें से एंजाइम इजिली पास कर सकेंगे?
इंजाइम के इजीली पास कर सकेंगे? इसमें से इंजाइम इजीली पास नहीं कर सकेंगे। जब इसमें से इंजाइम इजीली पास नहीं कर सकेंगे तो क्या आपकी ये इंटेस्टाइन के अंदर आए? नहीं आए। जब आपकी ये इंटेस्टाइन के अंदर नहीं आए तो मुझे ये बताएं कि ये पैंक्रियाज जो होता है, पैंक्रियाज जो होता है, ये किसको फैट कर डाइजेस्ट करवाता है? आपकी फैट को। ठीक हो गया। अब आपकी फैट तो डाइजेस्ट होगी नहीं। जब आपकी फैट डाइजेस्ट नहीं होगी तो फैट कहाँ गई? ये फैट आपकी इंटेस्टाइन के अंदर ही रही। ठीक होगा। ये जब आपकी फैट इंटेस्टाइन के अंदर रहती है तो इसकी वजह से क्या होता है, ये जनाब आपका एक तरह का रेक्टम के अंदर बहुत ज्यादा इकट्ठी हो जाती है। ठीक होगा। ये इतनी ज्यादा रेक्टम के अंदर इकट्ठी हो जाती है कि इसकी वजह से रेक्टल प्रोलैप्स हो सकता है। नंबर वन, रेक्टल प्रोलैप्स हो सकता है। उसके बाद आपने कहना है कि ये जनाब आपका क्या होता है कि फैट आपकी सारी की सारी स्टूल के अंदर जा रही है, ब्लड के अंदर तो जा नहीं रही, जिसको हम कहते हैं स्टीटोरिया। क्या कहते हैं? एक तरह का स्टीटोरिया कहते हैं। और दूसरी बात आपने कहना है कि जो फैट है वो आपकी वेस्ट हो गई है। जब फैट आपकी वेस्ट हो गई है तो इसकी वजह से हम कहते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन की डेफिशिएंसी हो गई है। फैट सोल्यूबल विटामिन की डेफिशिएंसी हो गई है। ठीक हो गया। फैट सोल्यूबल विटामिन की डेफिशिएंसी कौन से? विटामिन ए, बी, ई, के की। ठीक है। तो आपने कहना है इसके अंदर फैट सोल्यूबल विटामिन की जो डेफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक हो गया। अब दूसरी तरफ हम आ जाते हैं कि इसका और हिसाब क्या होता है। इसका और हिसाब क्या है? देखें, इसके अंदर आपने हाँ जी, मिकोनियम इलियस होगा। क्यों? क्योंकि मिकोनियम पास नहीं होगा इसके अंदर। इसके अंदर क्या होगा कि यहाँ से जो स्टूल है, क्योंकि ये थिक है, ये क्या थिक है, ऐसे ही है ना, क्योंकि ये डक्ट सारी थिक है तो यहाँ से जो स्टूल पास होगा वो बहुत इजीली पास नहीं होगा। और इसको हम कहते हैं मिकोनियम इलियस। लिख लें, मिकोनियम इलियस का 100% जो कॉज होता है वो क्या होता है? एक तरह का सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है। मोस्ट कॉमन 100% जो कॉज होता है वो क्या होता है? एक तरह का सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है। ठीक हो गया। अब हम आगे आते हैं और आगे क्या होता है। ठीक हो गया। अब आपने आना है कि एक तरह का, जैसे ही मैंने बताया, तो ये जो पैंक्रियाज जो थे रिलीज इधर नहीं हो रहे थे, ये पैंक्रियाज रिलीज कहाँ होते हैं? ये पैंक्रियाटिक डक्ट के रिलीज होते हैं। जब पैंक्रियाटिक डक्ट के एंटी पैंक्रियाटिक एंजाइम रिलीज हो जाते हैं तो ये पैंक्रियाटिक अपनी ही डक्ट डैमेज करना शुरू कर देते हैं। जब ये अपनी ही डक्ट को डैमेज करना शुरू कर दें तो इसकी वजह से पैंक्रियाटाइटिस हो जाता है। देखें, ये सारे फीचर्स हैं। देखें, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। इसकी वजह से तरह का पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है। ठीक है। उसके बाद आगे क्या होगा? आगे देखें, आगे आपने ये कहना है कि एक तरह का, मतलब कि आपका ये जो लीवर है, लीवर के होती है, अंदर होती है छोटी छोटी कनाली कुलाई, छोटी छोटी डक्ट्स होती हैं, इस तरह छोटी छोटी डक्ट्स होती हैं। ठीक हो गया। इन डक्ट के अंदर क्या होता है? एक तरह का बाइल पैदा होता है। ठीक है। क्या होता है? बाइल पैदा होता है। अब मुझे ये बताएं कि जब ये बाइल के इजीली पास करेगा? नहीं करेगा। जब ये बाइल पे पास नहीं करेगा तो इसकी वजह से क्या हो सकता है? लीवर सिरोसिस हो सकती है। लीवर सिरोसिस हो सकती है या बिलियरी सिरोसिस हो सकती है। आपने याद किया तो भी सिरोसिस हो जाती है। नंबर टू। नंबर थर्ड, आप हम आते हैं आगे, और आगे आपको पता होना चाहिए कि आगे क्या है। देखिए, आगे आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक तरह का मैन जो होते हैं ना, मैन के अंदर एक तरह का वास डेफरेंस जो होती है ना, वो एक तरह की एब्सेंट होती है। ये जो जिस बंदे को सिस्टिक फाइब्रोसिस हो ना, उसके अंदर मोस्ट कॉमनली चांस होते हैं कि वास डेफरेंस एब्सेंट होती है। वास डेफरेंस जो आती है एक तरह की एब्सेंट होती है। जो वास्ट डेफरेंस वो डक्ट होती है जो कि टेस्टिकल से स्पर्म्स लेकर आ रही होती है। ठीक हो गया। अब मुझे ये बताएं कि जब यार आपके एक तरह की वास्ट डेफरेंस आपकी एब्सेंट हो जाएगी, जब आपकी वास्ट डेफरेंस एब्सेंट हो जाएगी तो क्या आपके टेस्टिकल से एक तरह का जो स्पर्म्स हैं वो जनाब आएंगे? नहीं आएंगे। जब टेस्टिकल से स्पर्म्स नहीं आएंगे तो वो जो स्पर्म्स होंगे वो मूव नहीं कर रहे। जब स्पर्म्स मूव नहीं कर रहे तो इसकी वजह से क्या होगी? सिंपल सी बात, इनफर्टिलिटी हो जाएगी। तो ये एक तरह की इनफर्टिलिटी हो जाएगी। तो आपने कहना है कि ये क्या कॉज करता है? इनफर्टिलिटी भी कॉज करता होता है। उसके बाद आगे आ जाते हैं, आगे क्या होता है? आगे ये कॉज होता है कि देखें, आपने ये कहना है कि जो फीमेल होती है ना, जो फीमेल होती हैं, फीमेल का ये हिसाब होता है, अगर ये फीमेल की एक तरह की फ्लोपियन ट्यूब होती है तो फीमेल की जो फ्लोपियन ट्यूब होती है उसका ये हिसाब होता है एक तरह का, मतलब कि जो ओवम पैदा होता है ना, यहाँ पर एक तरह का ओवम पैदा होता है, यानी कि ओवरी जो होती है, ओवरी भी जो होती है वो ओवम पैदा करती है। आपने पढ़ा होगा, इतना तो सबको पता होगा कि ओवम जो होता है वो नॉन मोटाइल होता है। तो होता है एक तरह का खुद मोटाइल नहीं होता, नॉन मोटाइल होता, खुद मूव नहीं करता होता। ठीक हो गया। ये नॉन मोटाइल होता है। देखें, अब ये ओवम जो पैदा हुआ है, ये ओवम अगर आपका यहाँ पर आए, इस जगह पर आए, ये वाली यूट्रस वाली जगह पर, तो ही मेंस्ट्रुएशन होगी, अदरवाइज मेंस्ट्रुएशन नहीं होगी। तो मुझे ये बताएं कि जिस बंदे को एक तरह का डक्ट जो है वो थिक है, उस बंदे के लिए जो ओवम है इधर आना इजी है? नहीं इजी। जिसकी वजह से क्या होगा? इस बंदे को एक तरह की फीमेल जो होगी उसको एक तरह का क्या होगा? एक तरह की मेंस्ट्रुएशन नहीं होगी। और वो फीमेल जिनको मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रही होती उनके अंदर क्या होती है? एक तरह की फर्टिलिटी भी नहीं होती। ठीक होगा। वो फर्टाइल भी नहीं होती। तो आपने कहना है कि इसके अंदर क्या होता है? एक तरह का
वो फीमेल, आपने ये अपने माइंड में एक बात याद रखनी है कि फॉर एग्जांपल इसके अंदर हम क्या देखते हैं, फीमेल के अंदर भी इनफर्टिलिटी देखते हैं, फीमेल के अंदर भी हम क्या देखते होते हैं, जो मैंने अभी बताया कि आप लोगों को कि इसके अंदर जनाब आपका एक तरह का जो फीचर्स है मतलब कि एमेनोरिया देखते हैं। एमेनोरिया, एमिनोरिया का मतलब menstruation, यानी कि मैस्टुरेशन इसके अंदर नहीं होती फीमेल के अंदर। तो जब फीमेल के अंदर मैस्टुरेशन नहीं होगी तो इनफर्टिलिटी हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है। अच्छा जी, ये सारा होप्स आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हम आते हैं आगे। इसकी वजह से क्या होता है, एक तरह का नेजल पॉलिप्स भी हो सकते हैं, क्लबिंग ऑफ नेल्स भी हो सकती है, नेजल पॉलिप्स और क्लबिंग ऑफ नेल्स। ये सारी ये चीजें ये कम से कम आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। अभी तक देखें मैंने कौन कौन सी जगह बताई, मैंने लंग्स की सारी फीचर्स बताए, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकोक्टेसिस, रेटिकुलोनोडुलर पैटर्न, लंग्स की इन्वॉल्वमेंट मैंने बता दी, सारा का सारा सूडोमोनास एरिजिनोसा का बता दिया मैंने, स्टेफिलोकोकस ऑरियस का बता दिया मैंने, ये एमसीक्यू सारे आपको पता चल गए। जीआईटी के अंदर मैंने पैंक्रियाटाइटिस बताया, फैट सोल्यूबल विटामिन की डेफिशिएंसी बता दिया, रेक्टल प्रोलैप्स बता दिया, मेकोनियम इलियस बता दिया। अच्छा ठीक है, अच्छा जी, अब आप देख लें कि फॉर एग्जांपल ये सारे फीचर्स हो गए, ठीक है। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसके अंदर नेजल पॉलिप्स और ये सारा हिसाब हो जाता है। और जो आपका फॉर एग्जांपल मतलब कि फीमेल के अंदर एमिनोरिया हो जाता है, उसके अंदर भी इनफर्टिलिटी होती है, और उसके बाद मेल के अंदर भी यही हिसाब होता है। देखें, जो आप उमेर ये बात कर रहे हो उसके अंदर सबसे पहले ना मैस्चुरेशन होने के लिए, किसी भी फीमेल की जो मैस्चुरेशन होती है वो क्या होता है कि सबसे पहले आपको एक बात का पता होना चाहिए कि वो जनाब एक तरह का, अब इस तरह समझे कि ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम यूट्रस कहते होते हैं, ठीक हो गया। ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम ओवरी कहते होते हैं, और ये वाला जो पोर्शन, ये जो डक्ट्स सी होती है इसको हम कहते हैं फ्लोपियन ट्यूब, क्या कहते हैं, एक तरह का फ्लोपियन ट्यूब कहते होते हैं, ठीक है। अब देखें, आपने एक बात अपने माइंड में रखनी है कि यहाँ से ओवरी से ओवम पैदा होता है, ये ओवम यहाँ पर आता है। और ओवम, अगर फॉर एग्जांपल ना, जो ओवम होता है ना, पहले 14 डेज के अंदर ओवम पैदा हो जाता है। आप देखते हो ना कि मेंस्ट्रुएशन के कितने दिन होते हैं, मेंस्ट्रुएशन 28 दिन बाद होती है, 28 to 30 डेज बाद होती है। तो फर्स्ट 14 डेज के अंदर अंदर ओवम पैदा हो जाता है। फर्स्ट 14 डेज के अंदर क्या होता है, एक तरह का ओवम पैदा हो जाता है। तो जब ये ओवम पैदा हो जाता है तो ये ओवम क्या होता है, यहाँ पर एक तरह का यूट्रस के ऊपर यहाँ पर क्या होता है, एक तरह का लग जाता है, ठीक हो गया। अब देखिए, जब यहाँ पर लगता है तो यहाँ पर अगले 14 डेज यहाँ पर क्या होता है कि यूट्रस की ये वाल जो होती है वो थिक होती है, ये यूट्रस की जो वाल होती है वो कहती है एक तरह की थिक होती है। और जब ये 14 डेज पैदा होने में और ये 14 डेज यहाँ पर लगने में और यूट्रस की वाल थिक होने में 28 डेज हो गए। और उसके बाद जो दिन होते हैं ये इसकी श्रेडिंग में होते हैं, स्लफ्ड ऑफ में होते हैं। फिर क्या होता है, यूट्रस की वाल क्या होती है, एक तरह की ये रप्चर होती है। इस वजह से यूट्रस के ऊपर क्या होती है, आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं। और जब ये ब्लड वेसल्स भी रप्चर होती हैं तो ब्लीडिंग होती है साथ, ठीक हो गया। तो इस तरह आपका ये सारा हिसाब होता है। पहले 14 डेज के अंदर ओवम पैदा होता है, और सॉरी यहाँ पर आता है, अगले 14 डेज के अंदर यहाँ पर स्टोर होता है, और फिर ये 28 डेज बाद ये क्या होता है, श्रेड होता है। इस बात का पता हो। और इसके अंदर आप नेजल पॉलिप्स देखते हो, नाक के अंदर का देखते हैं, एक तरह का पॉलिप्स देखते हैं। क्लियर होगा उमेर ये वाला पॉइंट आपका। अब हम आते हैं अगले पॉइंट की तरफ, और अगला हम देखते हैं कि हाँ जी जनाब और क्या हिसाब होता है, ठीक हो गया। देखिए, ये तो मैंने जीआईटी के अंदर मैंने बताया था, आपके लंग्स के अंदर मैंने बताया था, ये फीचर्स मैंने बता दिए थे। अब हम आते हैं और पॉइंट की तरफ। जस्ट इमेजिन करें कि ये जनाब आपकी के एक तरह की स्किन है। अच्छा, स्किन वाली सेल्स के अंदर ये पता क्या काम करता है, स्किन वाले सेल्स के अंदर अगर ये आप देखें कि ये आपका स्किन है, ठीक हो गया, ये क्या आपकी एक तरह की स्किन है। तो स्किन के अंदर इसका काम होता है कि ये जो सेल्स है ना, ये क्या आपके एक तरह के सेल्स है, ठीक हो गया। इसके अंदर ये काम होता है कि ये स्किन के जो सेल्स हैं इधर से जनाब आपकी रीअब्जॉर्प्शन करवाना,
CFTR जीन का क्या काम होता है? रीअब्सॉर्प्शन करवाना, उल्टा काम होता है। समझे कि नहीं समझे? आपने कहना है CFTR जीन का काम उल्टा होता है। मेरी बात को गौर कीजिएगा, जब CFTR जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाएगी तो क्या ये आपके सेल के अंदर जा सकेगा क्लोराइड? ये बताएं, शाबाश। जो आपका क्लोराइड होगा वो आपके सेल्स के अंदर जा सकेगा? जल्दी करें जल्दी करें। तो क्लोराइड जो होगा वो आपके सेल्स के अंदर नहीं जाता। जब क्लोराइड आपके सेल्स के अंदर नहीं जाता तो सोडियम भी नहीं जाता, सोडियम भी नहीं जाता। तो फिर क्या होता है कि आपके स्वेट सेल्स होते हैं ना, जो स्वेट सेल, जो स्किन होती है, उधर से बहुत ज्यादा पसीना बंदे को आता है, बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है और साल्टी स्वेटिंग होती है। तो एक तरह की साल्टी स्वेटिंग होती है। अब मेरी बात किसको समझे कि नहीं समझे? कोई ऐसा बच्चा जिसको इस पॉइंट की समझ ना आई हो? कोई ऐसा बच्चा जिसको इस पॉइंट की समझ ना आई हो? शाबाश, एनीवन। यहाँ पर कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको इस पॉइंट की क्लियर है ना? ठीक होगा जी। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, एक तरह का उसके ऑपोजिट काम करता है। ये बात आपको इतना मेन पता होना चाहिए कि जब ये उसके ऑपोजिट काम करेगा तो फिर पता नहीं चलेगा। ठीक हो गया? ये आपने कहना है। अब हम आते हैं, हाँ जी जनाब, इसके डायग्नोसिस की तरफ के। डायग्नोसिस कौन कौन से इसके होते हैं? तो आपने कहना है डायग्नोस के लिए सबसे पहले जो आप टेस्ट करते हो उसको हम कहते हैं स्वेट क्लोराइड टेस्ट। क्या होता है? एक तरह का स्वेट क्लोराइड टेस्ट। के स्वेट क्लोराइड टेस्ट क्या होता है? स्वेट क्लोराइड टेस्ट में हम जो मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं ये भी लिख रहे हैं, पिलोकार्पिन। कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं? पिलोकार्पिन, पिलोकार्पिन। लेकिन ये जो आपकी डिजीज कंफर्म किसके साथ होती है? कंफर्म्ड। आपसे अगर पूछे कंफर्म्ड कौन सी है तो आपने कहना है जेनेटिक टेस्टिंग। जेनेटिक टेस्टिंग करवाते होते हैं। ठीक हो गया? आपने क्या करना है, एक तरह का जेनेटिक टेस्टिंग करवाते हैं। अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा, शाबाश। जब किसी बंदे से क्लोराइड बाहर निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, ऐसे ही है, तो उसको हम क्या कहेंगे? हाइपोक्लोरीमिया। हाइपोक्लोरीमिया हम ये कह देंगे। अल्कालोसिस इसके अंदर हो जाएगी, हाइपरक्लोरीमिया अल्कालोसिस। ठीक है? ये आपका फीचर होता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एबीजी इसके अंदर हम हाइपोक्लोरीमिया अल्कालोसिस देखते होते हैं। उसके बाद हम क्या देखते हैं? एक तरह का जेनेटिक टेस्टिंग इसका कंफर्म होता है। स्वेट क्लोराइड टेस्ट होता है, पिलोकार्पिन देते हैं। ये जनाब आपका, ये भी आपका एक तरह का बताता होता है। तो स्वेट क्लोराइड टेस्ट जो होता है ये आपका सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में बताता है। ये जनाब आपका सिस्टिक फाइब्रोसिस था। होप्स आप लोगों को पता चला गया होगा। अब हम आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। ठीक हो गया? ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। देखिए मेरी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा। इसका ट्रीटमेंट जो होता है ना, वो एक तरह का बहुत लंबा ट्रीटमेंट है। कैसे? अब आपको पता है कि ये फॉर एग्जाम्पल आपका एक तरह का क्या, एक तरह का ये लंग्स है। ठीक हो गया? ये लंग्स है। ठीक है? अब देखें नॉर्मल क्या होता है कि ये थिक सीन होता है। तो जब ये थिक होता है ना तो बंदा क्या करवाता है? एक तरह की चेस्ट फिजिकल थेरापी होती है। क्या होती है? चेस्ट फिजिकल थेरापी होती है। आपने कहना चेस्ट फिजिकल थेरापी होती है, ये करवाता है। नंबर 1 ये आपका ट्रीटमेंट में होता है। नंबर 2 क्या होता है? इन्फेक्शन होती है कि नहीं होती? सूडोमोनास एरोजिनोजा होता है। उसके बाद मतलब सूडोमोनास ओरिजिनोसा मैंने बताया था, ये हो जाता है। उसके बाद मैंने बताया था कि हाँ जी जनाब आपका मेन जो आपका करवाता होता है स्टेफ फोरियस होता है, तो उसके लिए हम एंटीबायोटिक यूज करेंगे। क्या करवाते हैं? एक तरह की एंटीबायोटिक यूज करवाते हैं। आपने कहना एक तरह की एंटीबायोटिक यूज करवानी है। आपको पता है कि फैट सोल्यूबल विटामिन की डेफिशिएंसी होती है, तो हम फैट सोल्यूबल विटामिन देंगे। फैट सोल्यूबल विटामिन देंगे तो कौन से फैट सोल्यूबल विटामिन दें? विटामिन ए, डी, ई के। विटामिन ए, डी, ई के ये हम देंगे। ठीक हो गया? उसके बाद आपने क्या करना होता है? उसके बाद आपने ये करना होता है कि हम जनाब इसके अंदर एक तरह का, फॉर एग्जांपल इसके अंदर क्या होता है, आपका अगर ये काम बढ़ना शुरू हो जाए तो हम क्या करवाते हैं? पेंक्रियास ट्रांसप्लांट करवाते हैं, जो कि ना होने के बराबर, ये पेंक्रियाटिक ट्रांसप्लांट। ठीक है? मतलब ये हम जैसे लोगों की बीमारी, हम जैसे लोगों का बस नहीं है। ठीक है? तो पेंक्रियाटिक ट्रांसप्लांट करवाते हैं। ये सारा हिसाब हो जाता है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ जी जनाब सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या होता है, इसकी डिजीजेस कैसे होती हैं, डायग्नोस कैसे होता है, ये सारे का सारा हिसाब था। होप सो आप लोगों को समझ आई होगी। ये 3 टॉपिक्स बहुत ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। मेरा दिल था कि मैं जेनेटिक्स सारी आज खत्म करवाता, लेकिन सॉरी, मजबूरियां भी कुछ होती हैं।